हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मनुष्य का आहार नल क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं और पूरी उसकी संरचना के बारे में। ठीक है। और हमारा ये जो चैप्टर है वो पोषण चैप्टर चल रहा था, जैव प्रक्रम का जो एक हिस्सा है। तो उसके बाद मनुष्य के आहार नल का पूरा हमने पढ़ा था कि मनुष्य का आहार नल मुख से शुरू होता है और जाकर बड़ी हद तक खत्म होता है। ओके। तो ये एक दिल क्वेश्चन था बेसिकली। अगर आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। इसके बाद कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि लघु में भी आते हैं और मतलब वो कॉन्सेप्ट भी है इस चैप्टर के। तो उसके बारे में आज देखेंगे। ओके, इस वीडियो में हम लोग वही आज देखने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाला तो मतलब ये हम लोग पढ़ लिए थे कि मनुष्य का आहार नल क्या होता है। उसके बाद था कि एक क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मे बी आप लोग जानते भी होंगे क्योंकि ये 8th क्लास में भी हम लोग को पढ़ाया जाता है। तो मनुष्य में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, बट अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें से कौन सा दांत का प्रकार नहीं है। और इसमें जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, यहाँ पे 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे आप 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसमें से कोई 3 दिया रहेगा और एक नहीं रहेगा। ठीक है। तो वहाँ पे आपको चूज करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन कौन से जो 4 प्रकार है वो है मनुष्य के दांत के, ताकि आप वहाँ सही ऑप्शन चूज कर पाए। तो मनुष्य के दांत बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तनक, जिसको कि इंग्लिश में इंसाइजर बोला जाता है। दूसरा वेदक, जिसको इंग्लिश में कैनाइन बोला जाता है। तीसरा चर्वनक और चौथा अग्रचर्वनक। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें मतलब समझने वाली कोई चीज है नहीं, बस एक याद करने वाली चीज है कि हाँ 4 प्रकार के दांत होते हैं और ये 4 होते हैं। और इसको इंग्लिश में रिस्पेक्टिव यहाँ पे देख सकते हैं, चौड़नक को मोलर और अग्र चौड़नक को प्रीमोलर बोलते हैं। ओके। तो ये मनुष्य के दांत के 4 पार्ट हो गए। उसके बाद एक फेमस क्वेश्चन है। ओके, मैं बोल रही हूँ ये फेमस क्वेश्चन है कि मतलब बिहार बोर्ड में तो समझ लो कि 2 मार्क्स के लघु वाले में अक्सर आते रहता है कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है, उसमें मैंने बताया था कि जो ये अमाशय है, मनुष्य के हारनाल वाला वीडियो, उसका क्या संरचना होता है, उसका मेन काम क्या होता है। तो अमाशय का मेन काम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने बताया है कि हाँ अमाशय में भोजन के प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि ये कैसे होता है। ठीक है। अमाशय में भोजन के प्रोटीन का पूर्ण पाचन कैसे होता है। ठीक है। तो अमाशय वाले में ही मैंने ये भी बताया था कि अमाशय में एक जठर ग्रंथि होती है। ठीक है। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखूँ हूँ। अमाशय में एक जठर ग्रंथि होती है। इस फिगर में अगर आप देखें, ये फिगर क्लियर नहीं है, बट मैं ऐसे ही बताती हूँ। अमाशय हो गया, ठीक है। अमाशय में एक जठर ग्रंथि होती है और उस जठर ग्रंथि से कुछ लिक्विड निकलते हैं और उस लिक्विड को जठर रस बोला जाता है। अमाशय रस भी बोला जाता है या फिर जठर रस। ओके। तो उस जठर रस में कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ओके। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाशय में जठर ग्रंथियां होती है। और ये एक ऑब्जेक्टिव यहीं पे बन गया कि जठर ग्रंथियां किस में, मनुष्य के आहार में किस भाग में होती है, तो अमाशय में, जिससे कि जठर रस स्रावित होता है। और इस रस में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके, और म्यूक्रिक अम्ल तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन। ओके, ये 3 चीजें मौजूद होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। और पेप्सिन भोजन के प्रोटीन का पूर्ण पाचन करने में सहायता करता है, उसको पेप्टोन में बदल देता है। ओके। तो अभी क्लियर नहीं होगा, मैं समझाती हूँ आपको। तो मान लो कि ये हमारा अमाशय है, कुछ भी है मतलब ऐसे ही बना दिया। इसके अंदर एक जठर ग्रंथि है। क्या है? जठर ग्रंथि। अब इससे जो है वो जठर रस निकलता है, मतलब लिक्विड निकलता है, जिसमें कि HCl मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके, म्यूकस मौजूद होता है तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन मौजूद होता है। तो ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है ना, ये निष्क्रिय इसके आगे लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्रिया नहीं करेगा, मतलब ये किसी चीज से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मौजूद है, और आपको पता है कि जो HCl अम्ल है वो कितना फास्ट रिएक्टिव है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो इस निष्क्रिय पेप्सिनोजन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है। और उसको सक्रिय बनाता है, मतलब ये अभी निष्क्रिय था, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता था, लेकिन HCl अम्ल उसको सक्रिय बनाता है और उसको पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। ठीक है।
तो मतलब क्या हुआ कि HCl ने निष्क्रिय पेप्सिनोजन से रिएक्शन किया, और ये जो निष्क्रिय था पेप्सिनोजन वो एक पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल गया जो कि सक्रिय होता है। सक्रिय मतलब अब वो पेप्सिन वाला एंजाइम जो है, पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो रिएक्शन करेगा। अब वही पेप्सिन एंजाइम भोजन में जो प्रोटीन मौजूद होता है उसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, उस पर क्रिया करता है, उस पर कार्य करता है, और उस पर कार्य करके उसको पेप्टोन में बदल देता है, ठीक है। तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन प्लस प्रोटीन मिलता है, ठीक है, और बन जाता है आपका पेप्टोन, ठीक है। तो किसी चीज को अगर पचाने के सेंस में बोला जाए तो क्या है, मतलब जैसे आपको पता है सूरज का प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 प्लस H2 मिलकर ग्लूकोज बना देता है। तो वही चीज प्रोटीन को पचाना मतलब प्रोटीन को दूसरे रूप में बदलना, ठीक है। तो पेप्टोन बनाना है हमें, तो पेप्टोन कौन बनाएगा, पेप्टोन बनाने के लिए पेप्सिन चाहिए। जठर ग्रंथि में पेप्सिन कहाँ से आएगा, तो वही HCl जो है वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है जो कि रिएक्टिव होता है, और वो पेप्सिन अपना वो कर लेता है, वो पेप्सिन उससे रिएक्शन करके पेप्टोन में बदल देता है उस प्रोटीन को, ठीक है। इस तरह प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद आता है कि मानव आहार नल का नामांकित चित्र बना, ये एक उसी का पार्ट है, उसी क्वेश्चन का जो कि आपने देखा था, मानव आहार नल का जो भी टाइप था, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि मानव आहार नल में कौन कौन से अंग होते हैं। तो वो थियरी था, उसमें कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मानव आहार नल का सचित्र वर्णन करें, तो वहाँ पे आपको ये फिगर बनाना है। उसके बाद कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, जैसे भोजन का सबसे अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है। तो ये आपको पता है भोजन का अंतिम रूप से पाचन छोटी आंत में होता है, लेकिन छोटी आंत के किस भाग में, तो इलियम नाम के भाग में। ये भी पता है आपको कि छोटी आंत के कुछ भाग होते हैं। और छोटी आंत के मैंने यहाँ पे बताया था कि 3 भाग होते हैं लास्ट वाले वीडियो में, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। और यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पर कि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन समाप्त होता है, ठीक है। तो छोटी आंत के किस भाग में, तो इलियम वाले भाग में। अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद है पित्त के कार्य बताएं। तो पित्त के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है, ठीक है। पित्त मतलब वही पित्त का आपने बहुत बार सुना होगा, इसका आ जाता है कि पित्त के कार्य बताए, ये 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 2 कार्य आप लिख सकते हैं, ओके। थोड़े से ग्रीन कलर का होता है ये पित्त, अभी इसका देख लीजिए आप। पित्त जो है वो अमाशय के ग्रहणी में आए अम्लीय कायिक, ठीक है। अमाशय के ग्रहणी में, अमाशय से ग्रहणी में आपको पता है कि हाँ, ठीक है। तो पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ताकि अग्न्याशयी रस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। तो ये आपको पता है कि अमाशय में क्या होता है, अमाशय में अभी मैंने बताया जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं जिसमें कि HCl और वो एक निष्क्रिय पेप्सिनोजन और एक चीज होता है, ठीक है। तो ये जो HCl है ये क्या है, अम्ल है, ठीक है? तो अमाशय से अगर ग्रहणी में कोई चीज आएगा तो उसमें HCl मौजूद होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसका जो टेस्ट है या फिर उसका आप बोल सकते हैं टाइप है वो अम्लीय होगा, क्लियर है। तो वही अम्लीयता को, ठीक है, अगर अमाशय से ग्रहणी में अम्लीय कायिक आएगा और अम्लीय कायिक अगर आएगा तो अग्न्याशयी रस के एंजाइम जो है उस पर क्रिया नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो हमें उसको क्या बनाना होता है, क्षारीय। और क्षार बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी अम्ल को क्षार बनाने के लिए हमें उसमें क्षार ही ऐड करना होगा। मतलब मान लो कि एक अम्ल है HCl, इसको क्षार बनाना है, इसमें क्षार ऐड करो, एक टाइम पे ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर क्षार इसमें डालेंगे तो फिर क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पीत है ना, इसकी जो इसका जो टाइप है वो क्षारीय होता है, या इसकी प्रवृत्ति जो है वो क्षारीय होती है। और अमाशय में से जो जठर रस निकलता है उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, क्योंकि उसमें HCl मौजूद होता है। तो ये जो पीत है उस HCl वाले रस को, जो भी अम्लीय कायिक है उसको क्षारीय बना देता है। और जब ये क्षारीय हो जाता है तो उस पर अग्न्याशयी रस जो है, ओके, उससे जो एंजाइम निकलते हैं उस पर क्रिया कर सकते हैं, ओके। ये एक पित्त का कार्य है।
दूसरा कार्य पित्त लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन तथा पायसीकरण होता है, ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। ठीक है, तो जो पित्त लवण है वो भोजन के वसा का भी विखंडन करते हैं। ठीक है, भोजन में जो वसा होता है उसका विखंडन करेंगे, उसका पायसीकरण कर, विखंडन मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ना, उसका पायसीकरण करेंगे। और ये इसलिए करते हैं ताकि जो वसा है, ठीक है, वसा को जो तोड़ना है उस वो वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके, क्योंकि एक इतना बड़ा चीज है, ठीक है, इतना बड़ा वसा का कोई बोल सकते हैं अणु या परमाणु है, और इस पर किसी चीज को रिएक्शन करना है। ठीक है, तो ये ज्यादा मुश्किल है। पित्तल वाले इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे भागों में, इतना बड़ा बड़ा मान लो भाग बना दिए, इस पर उन चीजों को रिएक्शन, उन चीजों द्वारा इस पर रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो यही चीज बोल रहे हैं, पित्त लवण जो है ये भोजन में जो वसा मौजूद होता है उसको तोड़ने वाला जो रिएक्शन होता है, ठीक है, तोड़ने वाले जो एंजाइम होते हैं उस वो उसको तोड़े, इस स्पीड को पित्त लवण बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? वसा को विखंडित कर और पायसीकृत करके। क्लियर है? तो पित्त के ये दो कार्य हो गए। इसके बाद आता है अग्न्याशय क्या है, और इसमें इसके रस में कौन कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया था कि ताकि अग्न्याशयी रस के एंजाइम इस पर क्रिया कर सके। ठीक है, किस पर? अम्लीय काइक पे, जो अमाशय से ग्रहणी में आता है। तो अब अग्न्याशयी रस क्या है? ठीक है, तो अग्न्याशय भी एक अंग है मनुष्य के हार्नल का ही। ठीक है, तो उसको मनुष्य के हार्नल वाले पार्ट में नहीं पढ़ाया क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो मनुष्य के हार्नल में उन्हीं अंगों को रखा है जो बहुत मेन है। ठीक है, अग्न्याशय क्या है और इसमें इसके रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो अब अमाशय के ठीक नीचे और ग्रहणी को घेरे पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। ठीक है, जिसे अग्न्याशयी ग्रंथि बोलते हैं। तो अमाशय के जस्ट नीचे और ग्रहणी, जो भी ग्रहणी है अमाशय के नीचे में, उसको घेरे हुए एक पीले रंग की ग्रंथि होती है जिसको कि अग्न्याशयी ग्रंथि बोलते हैं। और इसी से जो रस स्रावित होता है उसको अग्न्याशयी रस बोलते हैं। ठीक है, अब इस रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इसमें ट्रिप्सिन, अमाइलेस, लाइपेस और न्यूक्लियस, ये 4 एंजाइम पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। हो सकता है कि आ जाए कि जो इसमें से कौन, अमाइलेस क्या है, और ऑप्शन में अमाशय रस, अमाशय रस मतलब समझ रहे हैं ना, जठर रस, जो कि एसीएल निष्क्रिय पेप्सिन होता है और म्यूकस होता है। तो अगर एमाइलेस क्या है पूछ दे, और अमाशय रस या जठर रस, फिर अग्न्याशयी रस, फिर एक एंजाइम, मतलब कुछ दूसरा ऑप्शन, फिर कुछ दूसरा ऑप्शन दे दे, तो आपको याद होना चाहिए हाँ ये अग्न्याशयी रस का एक एंजाइम है। ओके, तो ये ध्यान में होना होगा कि ये 4 एंजाइम अग्न्याशयी रस से निकलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में, ये तो होता है, ये पता था, छोटी आंत के इलियम वाले पार्ट में होता था, लेकिन इलियम में भी विलाई नाम का एक पार्ट होता है, उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये सारे बस छोटे छोटे जानने के लिए क्वेश्चन है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? तो मैं बस ये अभी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी दिक्कत ना हो। और इस चैप्टर को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग दूसरे वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मैं कुछ और पॉइंट्स बता देती हूँ आपको, जैसे कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती। ओके, तो जो बहुकोशिकीय जीव है उनकी जो संरचना होती है वो काफी जटिल होती है। जैसे मतलब विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती, इसका मतलब क्या है कि मतलब जैसे कैसे एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, शरीर के सतह से ही सारी क्रियाएं हो जाती है। बहुकोशिकीय जीव में ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे हम लोग भी एक बहुकोशिकीय जीव है, मनुष्य भी एक बहुकोशिकीय जीव है, उसमें एक से अधिक कोशिकाएं हैं। तो हमारे में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती? क्योंकि हमारी संरचना जटिल है। ठीक है, इसलिए हमारी सारी कोशिकाएं पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रह पाती। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन को हर एक कोशिका तक पहुंचना होता है ना। हम बहुकोशिकीय, हमारी कोशिकाएं डायरेक्ट वायुमंडल से तो संबंधित है नहीं। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका है और वो डायरेक्ट वायुमंडल से, पर्यावरण से कनेक्टेड है, तो सीधे उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं और पर्यावरण से कनेक्टेड नहीं है, तो वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कुछ विशेष अंग होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास नाक है,
और उसके अंदर बहुत सारी धमनी शिरा वगैरह है। ठीक है, तो यही रीजन है कि वो कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विष्णु द्वारा नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि उनके पास बहुत उनकी संरचना बहुत जटिल होती है और जिसके कारण उनकी सारी कोशिकाएं पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं होती। ओके, इसलिए बहुकोशिकीय जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता विष्णु द्वारा नहीं पूरी हो पाती। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। ठीक है, तो जैसे मेन उत्पाद तो ग्लूकोज बनता है, आपको पता है CO2 प्लस H2O मिलता है, तो C2 C6 H12 O6 बनता है प्लस O2 बनता है प्लस H2O बनता है। ठीक है, तो ये तो मेन उत्पाद हुआ, मेन प्रोडक्ट। उसके बाद ये उप उत्पाद हुआ। ठीक है, इसको उप उत्पाद भी बोल सकते हैं। तो वही अगर आ जाता है उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन और जलवाष्प। वही ऑक्सीजन जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं, वही जलवाष्प जो कि पत्ता से निकलता है। और अगर आ जाता है मेन मुख्य उत्पाद क्या होता है, तो ग्लूकोज। ध्यान रखने वाली बात। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती। कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और जल होना जरूरी है। और जो कवक और जीवाणु है उसमें उनको तो सूरज का प्रकाश भी मिल रहा है, CO2 भी वायुमंडल से ले सकते हैं, ऑक्सीजन ये जल भी ले सकते हैं, लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उनमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है, ये आपको पता है। तो क्लोरोफिल वर्णक जो है वो एक क्लोरोप्लास्ट नाम के लवक में पाया जाता है, जिसको हिंदी में हरित लवक भी बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, पत्ती के अंदर होता है। ठीक है, और ये पत्ती के अंदर होता है, इसीलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। इस चीज को मैंने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही बताया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। मृतजीवी को क्या बोलते हैं, मृतजीवी को अपघटक बोलते हैं। मनुष्य के पाचन के लिए विशेष अंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आहार नाल। क्लियर है, आहार नाल जो है मनुष्य के पाचन के लिए जो विशेष अंग है। पत्तियों का कौन सा भाग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। CO2 कहाँ से इंटर करता है, तो स्टोमाटा से इंटर करता है। ठीक है, स्टोमाटा आपको पता है, पत्तियों के बीच जो पत्तियों के ऊपर जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उन्हीं को स्टोमाटा, उन्हीं के मतलब उन्हीं को स्टोमाटा बोला जाता है। वो खुल जाता है, बंद हो जाता है। इसके रीजन भी मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियोज में, आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस सीरीज को शुरू से लास्ट तक फॉलो करें, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को हर एक वीडियो में कवर किया है। क्लियर है। उसके बाद अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ से होता है, तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन स्थान से होता है। ये चीज भी अगर आप सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को देख चुके हैं, अमीबा में भोजन का जो पूरा क्वेश्चन का प्रक्रिया था उसको देख चुके हैं, तो ये चीज आपको पता होगी। ये चीज भी आपको पता होगी अगर आपने सब्जेक्टिव में पत्ती को स्टोमाटा वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो। क्लियर है, नहीं देखा होगा तो आप यहाँ से याद कर लीजिए ऑब्जेक्टिव। जंतु में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, ये भी आपको पता है, प्राणी संभोजी। क्लियर, ये सारे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं भारतीय वन से। ओके, तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं कि भारतीय वन में आप खोल के देख सकते हैं कि हाँ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन से लघु उत्तरीय है और कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय है। क्लियर है, भारतीय वन अगर आप कवर कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा PR बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूट जाएगा। ओके, तो हर एक क्वेश्चन बनेगा। और अगर आपको कहीं पे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। क्लियर है, तो यहाँ पे ये सारे इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, और नीचे फिर वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, और ये सारे भारतीय भवन के हैं, तो आप अच्छा होगा कि आप भारतीय भवन को ही फॉलो कर ले। क्लियर है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स ही है। क्लियर, तो ये ऑब्जेक्टिव्स भारतीय भवन के, आप भारतीय भवन को फॉलो कर लीजिए एक बार। और कुछ कुछ आप देख रहे होंगे थोड़े से लघु उत्तरीय टाइप भी है, वो भी भारतीय भवन के हैं, बट ये मैंने ऐसे ही नोट किया, ये बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। क्लियर है, तो आप इसको भारतीय भवन का एक बार देख लीजिएगा, पूरे बुक से बुक को गो थ्रू कर लीजिएगा। और आपको कहीं भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सेकंड चैप्टर डेट इज श्वसन को पढ़ेंगे, वो भी जैव प्रक्रम का एक पार्ट ही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत हो
किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।